स्वागत है आप सभी का साइंस दीवाने विद्याकुल परिवार में। मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आप सभी के लिए एक रिवीजन क्लास में लेकर के आई हूँ डीएनए की प्राथमिक संरचना के बारे में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि डीएनए की प्राथमिक संरचना कैसी होती है और समझेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी का स्वागत है। एक बार सभी के सभी लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिवीजन क्लास में आपका टॉपिक डीएनए की प्राथमिक संरचना। आप देखोगे कि कभी कभी प्रीवियस ईयर में आपको डीएनए की प्राथमिक संरचना भी पूछी गई है। तो अगर प्राथमिक संरचना पूछी जाएगी यानी कि जो डीएनए की संरचना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या हमने देखना है। हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं कि डीएनए क्या है ना। डीएनए आप सभी को पता है डीएनए क्या होता है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, सभी को पता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा हमने इसको? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में उपस्थित होता है ना। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में उपस्थित होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसीलिए जब भी हम डीएनए का नाम लेते हैं तो क्या बोल रहे हैं हम? डीऑक्सी, क्या बोलेंगे हम इसको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम इसके नाम को इसको जानते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड तो हमने कहा, लेकिन डीएनए के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड की श्रेणी में आपका कौन आ जाता है? आरएनए भी आ जाता है। अब मोस्टली जो आपके जीव रहते हैं उनमें आपका डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए को हम क्या कहते हैं? ये क्या होगा आपका? आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ होता है यानी कि डीएनए वो संरचना है जिसके पास आपके शरीर की या किसी भी जीव के शरीर की सारी सूचनाएं होती है। किसके बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, सारे के सारे लक्षण क्या होंगे इस डीएनए की संरचना में उपस्थित होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? आनुवांशिक पदार्थ, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे क्या होगा यहाँ पर वंशागत होता है। क्लियर बात हो गई है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे कि हमने कहा अधिकतर जो जीव होंगे उनमें डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर एक और न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका नाम होता है आरएनए। तो जब हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए भी एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ये किसी विषाणु, कुछ जो विषाणु होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, जैसे कि आपका तंबाकू मोजेक वायरस है ना। जो आपका तंबाकू मोजेक वायरस होता है इसमें आप देखोगे, मोजेक वायरस में आप देखोगे इसका जो क्या है यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन है? आरएनए है। या हम किसकी बात करते हैं? आपके जो एड्स रोग फैलाने वाला एचआईवी वायरस होता है, तो उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ है वो कौन है? आपका आरएनए होता है। और बाकी जो अन्य जीव होंगे उनमें आप देखते हो क्या होगा? आपका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। अब डीएनए की खोज के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1869 में, कितने में? 1869 में आपके जो वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर जी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले डीएनए को कहाँ देखा था? केंद्रक में देखा था। तो डीएनए की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे वो आपके कौन थे? फ्रेडरिक मिसर जी थे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं डीएनए की प्राथमिक संरचना की। तो डीएनए की प्राथमिक संरचना समझने से पहले हम क्या समझते हैं? हमने कहा डीएनए का मतलब, अगर आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस, यहाँ पर राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। यानी कि ये क्या है? एक अम्लीय संरचना होती है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये क्या है? एक अम्लीय स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। और साथ ही साथ आप इसमें देखोगे कि ये कैसा होगा? ऋणावेशित होता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेशित होता है। क्लियर बात हो गया है? ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, जब हम इसकी संरचना की बात करते हैं, संरचना की बात करेंगे तो डीएनए आपका यहाँ पर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। कैसी संरचना होती है? ये होती है आपकी पॉली
न्यूक्लियोटाइड संरचना, टाइड संरचना, यानी कि हम ये कहते हैं कि जो आपका डीएनए है वो बहुत सारे, हमने कहा ना न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तब जाकर वो क्या करेंगे, 2.2 मीटर लंबा डीएनए का निर्माण करते हैं। यानी एक न्यूक्लियोटाइड नहीं बल्कि बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के वो क्या करते हैं, लगभग देख रहे हो आप 2.2 मीटर लंबा डीएनए का निर्माण करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा ना, हमने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर क्या होंगी, श्रृंखलाएं होती है। डीएनए क्या है, एक श्रृंखला रूपी संरचना है। यहाँ पर जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स संरचना होती है। कैसे होती है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब होता है द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित संरचना होती है आपकी किसकी, डीएनए की। यानी कि डीएनए की संरचना में आप देखोगे दो श्रृंखलाएं होती हैं और वो दोनों की दोनों श्रृंखलाएं आपस में कैसी होंगी, इस तरीके से कुंडली के रूप में व्यवस्थित होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात कर रहे कि हमने कहा कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है ना, तो आखिर ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका मतलब क्या है कि जैसे हम देखते हैं, हम प्रोटीन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रोटीन क्या है, जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जब हम डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना है ये जब आपस में मिले होंगे, है ना, जब ये आपस में मिले होंगे तो इन्होंने किसका निर्माण करा, डीएनए का निर्माण करा। और डीएनए डबल हेलिक्स है तो यानी कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हैं आपस में, कुंडलित रूप में, है ना। जैसे कि ये एक श्रृंखला हो गई, ये डीएनए की एक श्रृंखला है, तो दूसरी श्रृंखला कैसी है इसमें, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्या हो रही है, कुंडलित हो रही है। और ये क्या बना रहे हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे, इसलिए हमने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना। अब जब भी हम डीएनए की प्राथमिक संरचना की बात करते हैं तो डीएनए का जो प्राथमिक संरचना होती है वो इसके इस न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है। जब हम डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड को निकाल करके, यहाँ से मैं एक न्यूक्लियोटाइड को निकालती हूँ और उस संरचना को देखती हूँ कि आखिर वो संरचना किस किस से मिलकर के बनी होती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड की संरचना होगी, ठीक है, जो आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, वो कैसे बना होता है। चलिए तो हम बात करेंगे आपकी किसकी, न्यूक्लियोटाइड की हम बात करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, जिस क्या है, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है, आपके डीएनए श्रृंखला की एक सबसे छोटी इकाई होती है जिससे आपका डीएनए मिलकर के बना होता है, ठीक है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो वो एक डीएनए की लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड संरचना बनी होती है 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। तो कौन कौन से भाग होंगे, याद रखने आपको ये भाग, कौन कौन से भाग होते हैं इसमें, इसमें एक होता है पेंटोज शुगर का भाग। कौन सा भाग होगा, पेंटोज शुगर, यानी कि शर्करा उपस्थित होती है डीएनए की श्रृंखला में, क्या उपस्थित होगी, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी, ठीक है। कौन होगी, पेंटोज शुगर होगा, क्लियर। दूसरी बात करते हैं तो डीएनए की श्रृंखला में दूसरा आपका होता है क्या, नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है, नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है, इसे हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस हम इसको कहते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। और तीसरे जो इसमें यहाँ पर संरचना होती है वो होता है आपका क्या, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, या हम कहेंगे फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, या हम कहेंगे फॉस्फोरिक अम्ल उपस्थित होता है। क्लियर बात है, फॉस्फोरिक क्या एसिड की हमने बात करी। तो ये 3 संरचना जब आपस में मिलेगी तो किसका निर्माण करेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब जब भी हम बात करेंगे किसकी, पेंटोज शुगर की, तो डीएनए में कैसी शुगर प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना आपने, डीऑक्सी पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर बात है।
नाइट्रोजनस बेस आपके दो प्रकार के होते हैं, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं, और फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी पढ़ेंगे। तो आप सभी को मुझे लगता है कि इतनी बात क्लियर हो गई है कि डीएनए एक क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, यानी कि डीएनए बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े तो उन्होंने डीएनए का निर्माण करा। अब जब हम उन्हीं में से एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखते हैं तो वो तीन भागों से मिलकर बनी होती है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अब एक एक करके इनकी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डीएनए की शर्करा यानी कि शुगर की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कैसी होती है, पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर का मतलब ये होता है कि डीएनए की संरचना में 5 कार्बन वाली ये शुगर प्रेजेंट होगी। 5 कैसे बनाएंगे, हमने कहा हमने ये बनाया, ठीक है, ये हमने दिखाया आपकी पेंटोज शुगर को। तो डीएनए में आप क्या देखोगे, 5 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ, जो कि क्या है CH2OH की तरह यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो पहला कार्बन इसका यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, क्लियर, और पांचवा यहाँ। देखो डीएनए में पेंटोज शुगर होती है। उसके बाद हमने कहा कि डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर होता है। दूसरा मतलब यहाँ पर हमने कहा डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर है। राइबोस पेंटोज, पेंटोज तो आपको समझ में आ गया और शुगर भी आपको समझ में आ गया है ना। अब ये डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी का मतलब कि इस पेंटोज शुगर में एक ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर क्या होगा, इसका H जुड़ा है, यहाँ पर आपका OH होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कहा H है। तो आप क्या देखोगे कि डीएनए की संरचना में क्या होता है, एक पेंटोज शुगर की यहाँ पर कमी होती है। पेंटोज शुगर की क्या, सॉरी पेंटोज शुगर नहीं, यहाँ पर आप देखोगे एक ऑक्सीजन की कमी होती है। क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी है इसलिए हमने क्या कहा, डीऑक्सी, है ना, एक कमी है इस पेंटोज शुगर में। तो ये जो संरचना आपकी बनी है ना, ये आपकी डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर की संरचना है। अब हम जो आपका आरएनए हमने बताया वो भी एक न्यूक्लिक एसिड है और वो भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है। तो जब आरएनए में हम इस पेंटोज शुगर को देखोगे तो आप आरएनए में कैसे देखोगे, ये जो आरएनए की संरचना होती है इसमें आप देखोगे ये जो पेंटोज शुगर है सेम है, लेकिन यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर भी OH होगा। बाकी आपने क्या अंतर देखा, आपने अंतर केवल ये देखा कि डीएनए में डीऑक्सी होगा, एक ऑक्सीजन की कमी होगी, जबकि आरएनए में आप देखोगे यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसलिए हम केवल उसको क्या कहते हैं, राइबोस पेंटोज शुगर, इसलिए वो क्या है आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। जबकि डीएनए में डीऑक्सी इसलिए लगा क्योंकि एक ऑक्सीजन की कमी है पेंटोज शुगर में, इसलिए हम उसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम देते हैं। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, यहाँ पर डायग्राम से देखो। तो देखो डीऑक्सी कैसी होती है, देखो यहाँ पर क्या था, पेंटोज शुगर था, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, 5 कार्बन श्रृंखला में है तो पेंटोज, क्लियर। उसके बाद डीऑक्सी क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन की कमी है, तो ये आपकी डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर है। जबकि अगर आप यहाँ आरएनए की संरचना देखोगे तो उसके पेंटोज शुगर में आप क्या देख रहे हो, OH देख रहे हो, तो इसलिए हम उसको सिंपली क्या कह रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, क्योंकि वो क्या है उसमें राइबोस पेंटोज शुगर है। समझ गए। अब इसके बाद दूसरी संरचना क्या होगी, नाइट्रोजनस बेस, यानी कि नाइट्रोजन क्षार की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका जो डीएनए आरएनए होता है इन दोनों की संरचना में आपका नाइट्रोजनस बेस होता है, लेकिन इनकी में क्या होगा, आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। अंतर क्या होता है, ध्यान से देखो। देखिए डीएनए आरएनए में 2 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है आपका प्यूरिन, ठीक है, एक क्या होगा आपका प्यूरिन होता है, और एक आपका होता है पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन होता है। ध्यान से सुनिए, जब हम किसकी बात करते हैं, प्यूरिन की बात करते हैं, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इसमें आप देखोगे इसमें क्या होता है, एक हेक्सावलय होता है और एक इसमें आप क्या देखोगे पेंटावलय होता है। क्या होगा, ये हेक्सा
प्लस किससे बना है, पेंटा रिंग से बना है, पेंटा रिंग से बना है ना। तो इसमें क्या होंगे, ये दोनों रिंग प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो। लेकिन अगर आप पिरामिड्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो इनमें आपको केवल एक अकेला क्या दिखेगा, हेक्सा रिंग नजर आती है। कौन सी रिंग नजर आएगी, हेक्सा रिंग नजर आती है। क्लियर बात है। अब ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके प्यूरिन्स होते हैं ना वो आपके दो होते हैं। एक कौन कौन सा होगा, एक आपका जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका एडेनिन। समझ में आ गया, ये क्या होगा आपका एडेनिन होता है, एडेनिन। क्लियर, हम क्या देखेंगे, एडेनिन की बात करेंगे। और दूसरा आपका क्या होता है जिसे हम जी कहते हैं, ये होगा आपका ग्वानिन होता है। क्या होगा आपका, ग्वानिन होगा। क्लियर, ग्वानिन होगा। क्लियर बात है। तो हम कह सकते हैं कि प्यूरिन आपके दो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जबकि पिरिमिडिन की जब हम बात करेंगे तो ये तीन है। ठीक है, तीन कौन कौन से होते हैं, आपका होता है क्या, एक होगा आपका साइटोसिन जिसे हम सी से करेंगे, साइटोसिन, साइटोसिन हो जाएगा। दूसरा आपका होता है क्या, थाइमिन हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। क्लियर। और तीसरा जो आपका होगा वो क्या होगा, यूरेसिल होता है, यूरेसिल होता है, यूरेसिल है ना। तो हमने कहा ये क्या होगा, साइटोसिन। क्लियर, साइटोसिन के बाद हमने कहा थाइमिन। ठीक है, थाइमिन हमने कहा, और क्या हमने कहा, यूरेसिल कहा। ठीक है, क्या कहा, यूरेसिल कहा। तो मैंने क्या कहा आपको कि ये आपके क्या होंगे, पिरिमिडिन होते हैं। अब ये तो हमने टोटल आपने देखे कि नाइट्रोजनस बेस आपके 5 प्रकार के होते हैं, 2 प्यूरिन होते हैं और 3 पिरिमिडिन होते हैं। अब डीएनए की बात करते हैं कि डीएनए की श्रृंखला में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डीएनए आरएनए दोनों में ही आपके 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपके कौन कौन होते हैं, जो आपके प्यूरिन होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होंगे, एडेनिन ग्वानिन होंगे। लेकिन पिरिमिडिन में से कौन होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, 2 प्यूरिन 2 पिरिमिडिन होते हैं। जबकि जब हम यहाँ पर आरएनए के पढ़ते हैं तो आरएनए में आप देखते हो इसके जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, सेम क्या है, डीएनए के समान ही प्यूरिन होते हैं। लेकिन यहाँ पर पिरिमिडिन, साइटोसिन तो है लेकिन उसके स्थान पर क्या होता है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो आरएनए में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यहाँ पर थाइमिन की जगह पर कौन आ जाएगा, आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखना है, डीएनए के नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए की जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर नाइट्रोजनस बेस का, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी कि डीएनए आरएनए में कौन कौन से प्यूरिन्स होते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यूरिन्स में हमेशा याद रखना डीएनए आरएनए में प्यूरिन सेम होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। लेकिन पिरिमिडिन में अंतर आ जाता है, जहां थाइमिन डीएनए में होता है वहीं उसके स्थान पर आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है कि नाइट्रोजनस बेस भी आपको क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा जो आता है वो आपका क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो आप यहाँ पर देखो डायग्राम देख सकते हो आप अपना, किसका, हमने कहा ना एडेनिन क्या है, प्यूरिन है, और ग्वानिन भी क्या है, प्यूरिन है। और इनकी संरचना में मैंने क्या कहा, एक यहाँ पर हेक्सावलय होता है और एक क्या होता है इसमें, पेंटावलय होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक हेक्सावलय आपको दिख रहा है और एक आपको क्या दिख रहा है, पेंटावलय। तो ये आपकी क्या है, ग्वानिन और एडेनिन जो कि प्यूरिन्स में आ जाते हैं। लेकिन नीचे आप देख रहे हो ये आपके पिरिमिडिन होते हैं जिनमें केवल आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, हेक्सा रिंग आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये आपके कौन कौन से हो गए हैं, एक आपका हो गया है थाइमिन, एक हो गया है आपका साइटोसिन और एक आपका क्या हो जाएगा, यूरेसिल होगा, जिसमें कि थाइमिन डीएनए में होता है, पिरिमिडिन और यूरेसिल आपका आरएनए में होता है। कॉन्सेप्ट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे भाग की। तीसरा भाग जो कि होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड की जब मैं बात करूंगी तो फॉस्फोरिक एसिड डीएनए में क्या है, H3PO4 होता है। क्या होगा,
H3PO4 हो जाता है, यानी कि 3 यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस और 4 आपके ऑक्सीजन के अणु। अब ये कैसे व्यवस्थित होते हैं इसके बारे में ध्यान रखते हैं। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं। एक आपके पास फास्फोरस है जिसे आप क्या रख दोगे, बीच में रख दोगे। उसके बाद देखो आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो आपने क्या रखा, ये H रख दिया, एक H यहाँ रख दिया और एक H आपने यहाँ रख दिया, 3 हाइड्रोजन आ गए। और ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 4 है। तो यहाँ पर इससे क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप और ये भी OH ग्रुप बन गया है ना। अब आपके पास एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा रह रहा है, तो वो डबल बॉन्ड के साथ कहाँ जुड़ जाएगा, आपके प्यूरिन यानी कि फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या बन चुका है, यहाँ पर ये बन चुका है आपका क्या, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये ध्यान रखना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। समझ में आ गया। और इसका नेचर कैसा होगा, आपका अम्लीय होता है, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड है इस कारण, क्योंकि ये एसिड नेचर का है, तो आपका जो डीएनए होता है वो उसकी संरचना में है, तो इसलिए डीएनए भी एक एसिडिक नेचर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर पेंटोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर क्लियर हो गया होगा, नाइट्रोजिनस बेस क्लियर हो गया होगा और फॉस्फोरिक एसिड क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि ये तीनों मिल करके कैसे एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनाएंगे, क्योंकि तीनों की संरचना आपस में जुड़ेगी तो कोई ना कोई बंध के द्वारा जुड़ेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना कैसी बनी होती है। हमने कहा न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, पेंटोस शुगर होती है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बना दी है, पेंटोस शुगर बना दी है। क्लियर। इसका पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान, यहाँ से कौन जुड़ा है, CH2OH यहाँ से जुड़ा हुआ है। क्लियर बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, देखिए न्यूक्लियोटाइड के पहले कार्बन से, न्यूक्लियोटाइड के नहीं, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित जो क्या है, आपकी पेंटोस शुगर है। ये जो आपकी पेंटोस शुगर है ना, और कैसी शुगर है, डीऑक्सी राइबोस पेंटोस शुगर है, राइबोस पेंटोस शुगर है। इसके पहले स्थान से, पहला स्थान कौन है, ये वाला है ना। तो इसके पहले स्थान से आपका कौन जुड़ता है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है। नाइट्रोजिनस कौन जुड़ेगा, बेस जुड़ेगा। अब नाइट्रोजिनस बेस आपका कौन हो सकता है, प्यूरिन पिरिमिडीन हो सकता है, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, या तो वो एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, थाइमिन हो सकता है। इन चारों में से कोई भी एक यहाँ पर जुड़ा होगा पहले स्थान से। लेकिन ये जो नाइट्रोजिनस बेस है, ये किस बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ा होता है, तो ध्यान रखेंगे कि इनके मध्य में क्या, यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है जिसके द्वारा आपका नाइट्रोजिनस बेस जुड़े हैं, उसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम इसको कहते हैं। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जो आपकी पेंटोस शुगर है, उसके पहले वाले स्थान से आपका कौन जुड़ा है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा है। कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद दूसरी बात करते हैं, हम कहते हैं कि इसके स्थान में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन ये रहा। तो यहाँ पर पांचवें कार्बन से कौन जुड़ेगा, इसकी दूसरी संरचना कौन थी, फॉस्फोरिक एसिड की संरचना थी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसे, कि इसका क्या है, एक OH ये है, ये डबल बॉन्ड O है, ये OH है और ये क्या है, OH है। तो यहाँ पर कैसे बॉन्ड बनेगा, यहाँ से आपका एक OH क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि H2O का अणु आपका हट जाएगा और इनके मध्य में यहाँ पर क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो पांचवें स्थान से फॉस्फोरिक जुड़ने के कारण जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कहते हैं। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हम इसको कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक न्यूक्लियोटाइड संरचना में आपकी तीनों संरचनाएं आ गई है, पेंटोस शुगर आ गई है, नाइट्रोजिनस बेस आ गया है, और ये जो तीसरी संरचना थी किसकी, फॉस्फोरिक एसिड की, फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, तो ये संरचना भी आ गई है। क्या देखा हमने कि पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से कौन जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजिनस बेस जुड़ेंगे, और पेंटोस शुगर के पांचवें कार्बन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा कौन जुड़ेगा,
आपका फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ गए। अब हमने एक न्यूक्लियोटाइड पढ़ा, अब हमने ये भी बोला कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स है और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये आपस में जुड़ जुड़ करके एक 2 मीटर लंबे डीएनए का निर्माण करते हैं, 2.2 मीटर लंबे। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये 2.2 मीटर लंबे डीएनए का निर्माण होता कैसे। ठीक है, तो ये आपके न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। देखो आपका ये क्या है, पेंटोज शुगर है, इसके पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है और 5वें कार्बन से आपका फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर बात। चलिए अब आगे चलते हैं, हम यहाँ पर क्या बात करेंगे। अब हम डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, सॉरी डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं इन न्यूक्लियोटाइड के बेस में। हमने कहा कि जो डीएनए है वो क्या है आपका, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड संरचना है, न्यूक्लियोटाइड संरचना है, यानी कि बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड वो सारी संरचना आपस में मिली होगी तो उन्होंने क्या करा, डीएनए का निर्माण करा। साथ ही साथ मैंने कहा कि इसमें क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। डबल स्ट्रैंड यानी कि कैसी होती है, डीएनए में 2 कुंडली उपस्थित होती है, 2 कुंडली से मिलकर के आपका डीएनए बना होता है। तो देखते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना आपके डीएनए की बनती कैसी है। अब मैं यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को बना देती हूँ। हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया इस तरीके से, क्लियर बात है। फिर ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया, ठीक है। फिर ये एक तीसरा न्यूक्लियोटाइड बना दिया, क्लियर बात है, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना है आप सभी ने, यहाँ पर माना बात हमने कहा कि नाइट्रोजन बेस एडेनिन जुड़ा है, यहाँ पर हमने कहा गुआनिन जुड़ा है, यहाँ पर हमने कहा साइटोसिन जुड़ा है। नाइट्रोजनस बेस पहले स्थान से जुड़ गए हैं एक श्रृंखला में, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5वां कार्बन है तो मैं यहाँ पर 5' लिख सकती हूँ, ठीक है, क्लियर, ठीक। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन जुड़ा होता है, आपका फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा होता है, जिसे हमने P से शो करा, P से शो कर दिया। तो ये तो हो गई एक श्रृंखला डीएनए की। अब देखो जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं आखिर वो एक दूसरे के साथ कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पेंटोज शुगर का तीसरा स्थान होता है ना, तीसरे स्थान से, और ये दूसरा जो नाइट्रोजनस बेस है वो किससे जुड़ा है, एक फॉस्फोरिक ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तीसरे स्थान से इसके भी एक क्या होगा, H2 अणु उड़ेगा और उससे क्या बनेगा, यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अब जो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, जो 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच में बनेगा। जैसे कि तीसरे स्थान से और इसके 5वें स्थान से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अगर पेंटोज शुगर के 5वें स्थान पर फॉस्फोरिक ग्रुप है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में इसके तीसरे स्थान से और इसके 5वें स्थान से जब बॉन्ड बनेगा तो वो क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि आखिर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता कैसे है। ध्यान से देखो, ये आपका क्या है, एक पेंटोज शुगर है और आपने देखा था इसके तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, और ये इसका फॉस्फोरिक ग्रुप है। और ये क्या है आपका, यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोटाइड है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका वही होता है ना, CH2OH होता है। सॉरी, यहाँ पर अब क्या होगा, अब तो यहाँ पर भी फॉस्फोरिक ग्रुप होगा। तो वो फॉस्फोरिक ग्रुप कैसा था, वो आपके पास P था, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड तो क्या है यहाँ पर OH है, दूसरा क्या होगा, OH होगा, लेकिन इसके साथ वो किसमें जुड़ा है, इस तरीके से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे और 5वें यहाँ पर फॉस्फोर एसिड के बीच में भी एक और H2 अणु उड़ेगा। तो यहाँ से जैसे ही एक और H2 अणु गया तो यहाँ पर क्या बन गया, इनके मध्य में एक बॉन्ड बन गया, है ना। तीसरे स्थान से एक फॉस्फो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, तो यही क्या कहलाता है आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा। तो ये आपका आ गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो मैं इसको यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो ये तो डीएनए का, देखो ऊपर क्या थी, 5वीं संरचना थी, नीचे देखो वापस OH आएगा और ये कौन सा, तीसरा कार्बन है, तो ये क्या हो गया, 3' हो गया। देखो डीएनए की जो एक श्रृंखला होती है वो इस तरीके से सीधी होती है, जो कि हम कहते हैं वो कैसी होती है, वो होती है आपकी 5' to 3' होती है। डीएनए की एक श्रृंखला 5' to 3' होगी। अब आपको ध्यान रखना है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना,
हमने कहा डीएनए एक डबल संरचना होती है, डबल स्ट्रैंड होते हैं, तो एडेनिन के सामने हमेशा कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजनस बेस ही जुड़ता है। ठीक है, तो कैसे जुड़ेगा अगर न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए की श्रृंखला होती है एक तो कैसी होगी, सीधी होगी, लेकिन दूसरी जो श्रृंखला होगी वो उसकी ठीक उल्टी होती है, या हम कह सकते हैं प्रति समांतर होती है। तो प्रति समांतर बनाए तो मुझे नाइट्रोजनस बेस को क्या करना है, ये जो पेंटोज शुगर है इसको उल्टा करके, ये जब मैंने उल्टा करा तो अब इसका पहला कार्बन यहाँ आ गया है, ठीक है, क्लियर, और इसका क्या हो गया है, पांचवा कार्बन यहाँ, ये पहला कार्बन और ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, और यहीं पर क्या है, पांचवा आया। फिर यहाँ पर भी सेम होगा, ये पहला कार्बन, ये ऊपर, ये इधर और ये पांचवा कार्बन, है ना। फिर इसमें भी आप देखोगे ये पहला कार्बन, फिर तीसरा, चौथा और ये पांचवा, है ना, चौथा। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा, ये डीएनए की आपने श्रृंखला देखी, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये हमने उलट दी, बस आपने क्या करा, इसको उलट दिया तो इसका जो पांचवा सिरा है वो कहाँ आ चुका है, इसके ठीक सामने आ गया है। अब ध्यान रखना, हम चारगॉफ नियम के बारे में पढ़ते हैं कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से ही जुड़ेगा। देखो इसमें भी तो यहाँ पर पहला कार्बन है तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे, तो एडेनिन के साथ हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा थाइमिन जुड़ता है। ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन जुड़ेगा, और साइटोसिन के साथ वापस ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ग्वानिन जुड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि जो एडेनिन होगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ेगा, जो आपका ग्वानिन होगा वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन से, या साइटोसिन ट्रिपल से ग्वानिन। ये ध्यान रखने चारगॉफ नियम, तो इस अनुसार आपके डीएनए में जितनी एडेनिन की संख्या होगी उतनी थाइमिन की होगी, जितनी ग्वानिन की होगी उतनी साइटोसिन की होगी। क्लियर बात है, ठीक है। अब इनके पांचवें स्थान पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर क्या बना दिया, पांचवें से आपका फॉस्फोरस जुड़ा, इसका पांचवा ये, इसका पांचवा ये और इसका पांचवा ये, ठीक है। फॉस्फोरस जुड़ा था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा, और तीसरे स्थान से भी जुड़ा था, तो तीसरे स्थान से इस फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर इसके तीसरे स्थान से ये जुड़ा तो ये फॉस्फोडाइएस्टर के बॉन्ड के द्वारा जुड़ा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं बन गई है, एक सीधी और एक उसकी उल्टी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर देखो तीसरा वाला कार्बन ऊपर है ना, तो ये क्या हो गया आपका 3' हो गया, और यहाँ पर नीचे कौन सा भाग आया 5'। तो डीएनए की जो दूसरी श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, वो होती है 3' to 5'। क्या आपको समझ में आ गया? तो मैं ये कह सकती हूँ डीएनए की जो डबल श्रृंखला होगी वो कैसी होगी आपकी, एक होती है आपकी 5' to 3' और दूसरी कौन सी होगी 3' to 5', जिसमें क्या है ये नाइट्रोजनस बेस, इनके मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपके नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो डीएनए की श्रृंखला आपने देख ली, डबल कुंडली, डबल है, और ये आपस में कैसी होगी, इस तरीके से कुंडली बना करके। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जब ये आपस में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो ये क्या करेंगे, आपके 2.2 मीटर लंबे डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, आपकी डीएनए की प्राथमिक संरचना है। क्लियर? आप इस डायग्राम में देखोगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से देखो, ये आपकी पेंटोज शुगर है, इसके पहले कार्बन से आपका कोई नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर है, पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस, पहला जो पेंटोज शुगर के यहाँ पर देख रहे हो पहले स्थान से, है ना, 5वें स्थान से फॉस्फोरिक ग्रुप, और देखो तीसरे और इस 5वें के इनमें क्या बन रहा है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फिर इसमें देख रहे हो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर बात है? तो एक श्रृंखला तो आपकी ये बन गई, इसमें देखो ये तीसरा कार्बन पहले है तो ये 5वां कार्बन पहले, तो 5 और नीचे क्या आ गया 3' आ गया, तो 5' to 3' ये श्रृंखला बन गई। दूसरी ठीक इसकी क्या होती है, अपोजिट होती है, तो इसमें आपने क्या देखा, ये उल्टी बनी है तो इसका 5वां स्थान यहाँ पर आ गया है, ठीक है, सॉरी इसका 5वां यहाँ है और तीसरा क्या है ऊपर है। तो आप देखो उल्टी है तो इसमें यहाँ पर पहला स्थान इसका आ गया है, तो यहाँ पर भी एडेनिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये दिख रहा है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड थाइमिन जुड़ेगा। क्लियर? फिर देखो यहाँ पर साइटोसिन है तो ये 1 2 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कौन जुड़ रहा है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ रहा है। क्लियर? तो इसी तरीके से आप देख रहे हो ये आपकी 3' ऊपर है, नीचे क्या है 5', तो ये आपकी 3' to 5' वाली डीएनए की श्रृंखला तैयार हुई। तो ये होता है आपका क्या,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो आपकी न्यूक्लियोटाइड संरचना होगी ये आपस में कैसी होती है, कुंडलित फॉर्म में होती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना कहते हैं, डबल हेलिक्स, जो कि ये क्या है, आपस में घूमी हुई संरचना के रूप में है। तो वो भी आपकी कौन से वैज्ञानिक ने दिया है, वाटसन और क्रिक जी ने डीएनए की द्विकुंडलन संरचना, जिसको हम अगली रिवीजन जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में डीएनए की प्राथमिक संरचना बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ जितने बच्चे चैनल पर नए हैं आप सभी ने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, जो कि हमारा साइंस दीवाने विद्याकुल नेम से है, आप फटाफट से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्लास के जो भी पीडीएफ नोट्स हो वो आप तक पहुंच जाए। और इसी के साथ साथ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ढूंढने में दिक्कत हो रही है या आपको नहीं मिल रहा है तो आपके पास हम एक हेल्पलाइन नंबर देते हैं, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो और अपनी जो भी समस्या है उसको बता सकते हो। तो चलिए, आज की इस रिवीजन क्लास में हमने डीएनए की प्राथमिक संरचना को पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में तो आया होगा। अब आपसे मिलेंगे ऐसी ही रिवीजन क्लास में नेक्स्ट वीडियो में।